हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लाइक स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। और पर्टिकुलरली हम लोग स्पेकुलेशन के अंदर भी दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन होता है और एक डीस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या यूपीएससी ने कभी आप लोगों से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, 2013 के अंदर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है स्पेकुलेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ स्पेकुलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी। ठीक है, अभी जो आगे का क्वेश्चन है ये हम लेटर ऑन किसी क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक और टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि स्पेकुलेटिव अटैक क्या होता है। आज हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे जो 2013 के अंदर यूपीएससी ने आप लोगों से पूछा है। लेकिन अब इससे पहले अगर हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक, उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्पॉट रेट की। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात किसकी करते हैं? हम हमेशा बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज अगर बाय और सेल की बात की जा रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो यहाँ पे क्या होगा? टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज कुछ रेट होगा। ठीक है, आप किसी रेट पे ही फॉरेन एक्सचेंज को खरीदोगे। जैसे अगर हम लोग एज्यूम करें इस समय एट प्रेजेंट, आज का डेट है 3 मार्च, 3 मार्च को इस टाइम के ऊपर, ठीक है, लेट्स से 3:05 के ऊपर जो रेट चल रहा है मार्केट पे टू बाय $1, वो कितना है? लेट से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो रेट कितना है? दिस रेट इज 85 रुपी। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दिस इज द रेट जो इस समय प्रिवेल कर रहा है मार्केट पे। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, इस रेट के ऊपर एट प्रेजेंट आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर परचेज करते हो, तो आपको इस रेट पे मिलेगा। इसी रेट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रेट इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज स्पॉट रेट। मैंने खरीदा इस रेट के ऊपर, तो आप लोगों ने मुझे क्या किया? इसी रेट के ऊपर सेल किया। तो बाय भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। और अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सेल होगा, ठीक है, तो उस रेट को हम लोग क्या कहेंगे? दैट रेट इज नोन एज स्पॉट रेट और स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो प्लीज रीड इट। स्पॉट रेट और स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रेफर्स टू द परचेज भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट डिलीवरी। ठीक है, अगर मैंने आपसे खरीदा इस टाइम पे इस पर्टिकुलर रेट पे, तो मुझे इसी समय डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, ये तो नहीं है आप लोग कहोगे कि लेटर ऑन हम डिलीवर करेंगे। तो इस टाइम पे मुझे डिलीवरी मिल रही है, इस टाइम पे सेल एंड बाइंग हो रहा है, और इसी एक्सचेंज रेट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस एक्सचेंज रेट इज नोन एज स्पॉट रेट। ठीक है, तो अगर आप लोगों से स्पॉट रेट के बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों को क्या याद रखना है? इमीडिएट डिलीवरी की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर डिलीवरी की बात करेंगे तो वो रेट चेंज हो जाएगा। उस समय हम लोग क्या कहेंगे? दैट रेट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए जब भी हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या बोला था? $1 अगर आप लोगों को 85 रुपी का मिल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, 3 मार्च 3:05 में लेट से ये रेट चल रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे अभी नहीं खरीदना, मुझे क्या करना है? मुझे 2 महीने के बाद खरीदना है। और मैं आप लोगों के साथ क्या करूं? अगर एक एग्रीमेंट साइन कर दूं कि मैं $1 2 महीने के बाद आप लोग मुझे कितने का देंगे? 79 रुपी का, लेट से। तो जो ये 79 रुपी का हम लोग के बीच में रेट एक डिसाइड हुआ आपके और मेरे बीच में, कि मैं क्या करूंगी? मैं आपसे 2 महीने के बाद क्या करूंगी? $1 को परचेज करूंगी फॉर 79 रुपीज। तो ये जो रेट है, जो ये फ्यूचर का रेट है, हम इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? दिस रेट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो प्लीज रीड दिस ऑल्सो। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट टूडे। आज हमने एग्रीमेंट किया, ठीक है, मेरे और आपके बीच में आज एग्रीमेंट हुआ टू बाय और सेल
a specified amount of foreign exchange at a specified future date at a rate agreed upon today। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, मैं आपसे ये रेट हमारे भी स्पेसिफाई हुआ और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं इस रेट पे आप लोगों से क्या करूंगी, मैं आप लोगों से 300 यूएस डॉलर परचेज करूंगी। और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट आप 2 महीने बाद आप मुझे क्या करेंगे, 1 यूएस डॉलर को कितने में बेचेंगे, 79 रुपीज में। और 300 यूएस डॉलर अगर मुझे लेने होंगे तो मैं क्या करूंगी, इसी को मल्टीप्लाई करूंगी 79 से। क्लियर? तो ये जो फ्यूचर का एक्सचेंज रेट है हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर? अब यहाँ पे 2 और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। तो दोनों चीजों को मैं यहीं पे आप लोगों को समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कितना है, 1 यूएस डॉलर लेट से 80 रुपीज का है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर फ्यूचर में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 1 यूएस डॉलर कितने का मिलेगा, आप लोगों को 85 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, एक ये डिसाइड हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं ये। और दूसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या ले रहे हैं, 1 यूएस डॉलर कितने का मिल रहा है आपको, 75 रुपी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि फॉरवर्ड रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट। ठीक है, 85 रुपी, अगर 85 रुपी का हमें $1 मिल रहा है, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन योर 80 रुपीज फॉर $1। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज। इस समय क्या है, इस समय हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो क्या है, इट इज लेस देन योर स्पॉट रेट। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब यहाँ पे अगर आप लोग एनालाइज करें, जब यहाँ पे फॉरवर्ड रेट मैंने बोला ग्रेटर है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज फॉरवर्ड प्रीमियम। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब हमारा फॉरवर्ड रेट, वी आर एज्यूमिंग कि फॉरवर्ड रेट क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, उस समय हम लोग क्या कहते हैं, द सिचुएशन इज नोन एज फॉरवर्ड प्रीमियम। क्या कहेंगे आप लोग इसको, इट इज नोन एज फॉरवर्ड प्रीमियम। लाइकवाइज जब आपको क्या याद रखना है, जब हमारा फॉरवर्ड रेट लेस देन होगा योर स्पॉट रेट, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज फॉरवर्ड डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक डायग्राम शेयर करूंगी, तो प्लीज उसको ध्यान से समझना। वही डायग्राम जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइम बनाते हैं, वही डायग्राम बनाएंगे सेम। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, वी हैव क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी लिख सकते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं रिप्लेस अगर करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला जहां पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां पे आप लोगों को क्या पता है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट होता है। लेट्स से इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, दिस इज आर नॉट। आर नॉट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। और हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एट प्रेजेंट एक्सचेंज रेट चल रहा है, करंट पोजीशन के अंदर जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो क्या है, आर नॉट। तो क्या मैं इसको स्पॉट रेट बोल सकती हूँ? ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड रेट है जो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट। जब आपका फॉरवर्ड रेट ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट है, एट दैट टाइम क्या होगा, हम कहीं ना कहीं जब आर नॉट से क्या होगा, आर नॉट के ऊपर होंगे हम। यहाँ लेट से हमने बोला आर वन पे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, जब हम आर नॉट से आर वन पे जा रहे थे, मैं आप लोगों को क्या बोलती थी हमेशा, आर वन। आर वन में क्या हुआ, आर वन में करेंसी डेप्रिशिएट हुई, होम करेंसी डेप्रिशिएट हुई।
या हम लोग क्या कहते थे, एक्सचेंज रेट राइज हुआ, तो फ्यूचर में एक्सचेंज रेट राइज हुआ, इसी को आप लोग कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट आपका ज्यादा है। फ्यूचर का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी ये क्योंकि ये रेट हमारा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कौन सा रेट है, हायर रेट कौन सा है, जो फ्यूचर का रेट होगा, और फ्यूचर के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर रेट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है दैट इज हायर देन योर स्पॉट रेट, R1 इज ग्रेटर देन R0, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। लेकिन जब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है, एट दैट टाइम करेंसी डिप्रिशिएट होती है। तो आप लोगों को यहां से एक चीज लिंक कर सकते हैं आप, जब हम फॉरवर्ड प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी करेंसी क्या होने लगी है, होम करेंसी। होम करेंसी क्या होगी आपकी फ्यूचर के अंदर, इट इट विल डेप्रिशिएट। यहां तक क्लियर? ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डेफिसिट होता है। आप लोग जिनको नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा काफी लोगों को, वो प्लीज फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली क्लास देखें। आप लोगों को वहां पे हम लोगों ने काफी क्लियर तरीके से आपको डायग्राम समझाई है मैंने, प्लीज उस डायग्राम को देखें। और जैसे ही मैंने बोला आप लोगों को कि करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको, $1 पहले कितने का मिल रहा था, लेट्स से 80 रुपीज का, अब हो गया 85 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आपने फॉरवर्ड रेट की बात की, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। इसे ज्यादा पे करने को जो फ्यूचर का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जिसमें ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज आपसे खरीदनी है तो मैं आपको क्या पे करूंगी, मैं आपको ज्यादा अमाउंट पे करूंगी, मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगी। तो जो मैं ज्यादा पैसा दे रही हूँ ये मैंने क्यों दिया, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि फ्यूचर के अंदर करेंसी क्या हो रही है, करेंसी इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। क्लियर हुआ यहां तक? तो अब आप लोगों से कोई भी फॉरवर्ड प्रीमियम के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि फॉरवर्ड प्रीमियम के टाइम पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर करेंसी इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। क्लियर? और इसी तरीके से अगर हम लोग क्या बोले कि फॉरवर्ड रेट इज लेस देन योर स्पॉट रेट, तो उस समय क्या होगा, मेरा कोई रेट आएगा यहाँ पे R2 के अंदर। तो R2 क्या है, R2 इज लेस देन योर R0। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मुझे आपसे 2 महीने बाद करेंसी परचेज करनी है, फॉरेन एक्सचेंज परचेज करनी है, उसके लिए मैं आपको क्या करूंगी, $1 के लिए मैं आपको क्या पे करूंगी, 75 रुपी लेट से। तो मैंने आप लोगों को क्या किया, कम पे किया। जब कम पे किया, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर करेंसी क्या होगी, करेंसी एप्रिशिएट होगी। कौन सी करेंसी, होम करेंसी एप्रिशिएट होगी। क्लियर हुआ? तो जब भी आप लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम लोगों को जब फॉरवर्ड प्रीमियम की बात आएगी तो फॉरवर्ड प्रीमियम में क्या होता है, हम इसको कंपेयर करते हैं आज का जो रेट चल रहा है, मतलब जो आज के टाइम पे स्पॉट रेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो फॉरवर्ड प्रीमियम कब होगा, जब आपका फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, नंबर 1। और फॉरवर्ड प्रीमियम की जब हम बात करेंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम में हम क्या बोलते हैं कि जो आपका फॉरवर्ड रेट है, जो हमारे बीच में फ्यूचर में एग्रीमेंट डिसाइड हुआ कि हम फ्यूचर में अगर मुझे आपसे से परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए जो रेट मैं दूंगी वो क्या होगा, अगर लेस देन होगा स्पॉट रेट से तो हम उसको क्या कहेंगे, सॉरी, इट इज नोन एज फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट आप लोगों को क्लियर हुआ। और फॉरवर्ड प्रीमियम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर करेंसी, होम करेंसी इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। और यहाँ पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होम करेंसी इज गोइंग टू एप्रिशिएट इन द इकोनॉमी। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई? और अगर हमारी एग्जाम्पल की बात करें, हमारी एग्जाम्पल पे वी आर एज्यूमिंग कि स्पॉट रेट अगर आपका क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। फॉरवर्ड प्रीमियम के टाइम पे फॉरवर्ड प्राइस क्या था, जो फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड हुआ था, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 85 रुपी। और यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था अगर $1 क्या होगा, 75 रुपी का। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है इसके बीच में और स्पॉट रेट के बीच में, इट इज द 5 रुपी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एक्सचेंज रेट है, सॉरी जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, जो हमारे केस में डॉलर है, फॉरेन एक्सचेंज हम डॉलर ले रहे हैं, तो डॉलर क्या है, डॉलर इज एट 2 months
फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ 5 रुपी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डॉलर इज एट 2 months फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। और इसी तरीके से हम यहां क्या लिख सकते हैं, डॉलर इज एट 2 months फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। यहां तक क्लियर हुआ, आप लोगों को पता चला फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या होता है, यहां तो कोई इशू। अब हम बात करेंगे हेजिंग की। देखिए, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमेशा उसके साथ कई बार क्या होता है, रिस्क एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के परचेज या सेल के टाइम क्या हम बोल रहे हैं कि उसके साथ क्या है, एक रिस्क एसोसिएटेड है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, हम इस रिस्क को अवॉइड करें। जो लोग बात करते हैं कि हम इस रिस्क को अवॉइड करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज अगर उनको 2 महीने बाद भी परचेज करना है तो वो क्या करेंगे, वो एक फॉरवर्ड रेट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हम फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर के टाइम पे 2 महीने बाद कुछ और रेट होगा। लेकिन अगर मुझे 2 महीने बाद ही परचेज करना है या सेल करनी है, लेकिन मैं आपके साथ अगर एक एग्रीमेंट साइन कर दूं कि मैं 2 महीने बाद अगर आपसे खरीदूंगी तो मैं इस पर्टिकुलर रेट पे परचेज करूंगी। तो मैंने क्या किया, 2 महीने बाद जो मर्जी रेट हो, मैं तो आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रही हूं कि अगर मुझे परचेज करना है तो मैं इस पर्टिकुलर रेट पे ही परचेज करूंगी। तो वॉट एवर मे बी द फ्यूचर प्राइस, लेकिन जो मेरा तो आपके साथ एग्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रिस्क को अवॉइड किया। जो ये प्रोसेस है रिस्क को अवॉइड करने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हेजिंग इन इकोनॉमिक्स। तो इसको भी पढ़ लीजिए। Those who buy or sell foreign exchange involves a certain amount of foreign exchange risk in the sense of loss or profit accruing out of it. The act of avoiding or covering a foreign exchange risk is called hedging. अब हम हेजिंग को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे $100 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये $100 मैं कब ले रही हूं, मैं 2 महीने बाद लूंगी आपसे। ठीक है, मतलब मुझे 2 महीने के बाद आप लोगों से क्या लेना है, $100 परचेज करने हैं। जब मुझे $100 2 महीने के बाद परचेज करने हैं, नंबर 1 मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक चॉइस क्या है कि 2 महीने के बाद जो भी स्पॉट रेट प्रिवेल कर रहा होगा, ठीक है, उस रेट के ऊपर मैं आप लोगों से क्या करूं, उस रेट के ऊपर मैं आप लोगों से परचेज कर लूं आफ्टर 2 months। तो जब मैं 2 महीने के बाद का रेट सोचूंगी कि जब 2 महीने बाद टाइम आएगा, एट दैट रेट आई विल परचेज $100 फ्रॉम यू। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिस्क को कवर नहीं किया। तो यहाँ पे स्पॉट रेट के टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट कवरिंग द रिस्क। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों से क्या कर सकती हूँ, मैं आप लोगों से एक एग्रीमेंट साइन कर सकती हूँ एट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि 2 महीने के बाद मुझे डॉलर चाहिए और हमारे बीच में लेट से एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर आपने मुझे बोला ठीक है $100 आप मेरे से 2 महीने बाद ले सकते हैं, और उस समय आप लोग मुझे कितना पे करेंगे, फॉर $1 आप हमें पे करेंगे 75 रुपी लेट से। ठीक है, 2 महीने के बाद ये रेट हमारे बीच में डिसाइड हुआ। जब ये रेट डिसाइड हुआ तो मुझे एक पहले से पता है कि क्या रेट मुझे पे करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिस्क को भी कवर किया। जब हम रिस्क को कवर करते हैं इस तरीके से कि हम लोग क्या करें, हम एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपस में साइन कर लें, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेजिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट सिनेरियो में, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। फ्यूचर में हो सकता था स्पॉट रेट इस 75 रुपीज से क्या हो, लेस हो। अगर 75 रुपीज से लेस हो तब क्या होगा, तब हमारे पास मुझे क्या होगा, तब मुझे बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मैं स्पॉट रेट में ले रही हूँ और इस समय फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपी। बट समहाउ 2 महीने के बाद मुझे क्या होता है, मुझे 74 रुपी में $1 मिल जाए। तो मतलब 2 महीने के बाद अगर स्पॉट रेट
74 रुपीज है, तो मुझे क्या हो सकता है, मुझे बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जहां पे हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं $1 2 महीने के बाद हो सकता है समहाउ 80 रुपए का हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं स्पॉट रेट में 2 महीने बाद परचेज कर दी तो इस समय रिस्क था, या मुझे प्रॉफिट हो सकता है या मुझे क्या हो सकता है, या लॉस हो सकता है। बट हेजिंग में हम लोग क्या कहते हैं, हेजिंग में हम ट्राई करते हैं कि हम इस रिस्क को भी कवर करें। और रिस्क को किस तरीके से कवर किया जाता है, बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि 2 महीने बाद हमारे बीच में जो ट्रेड होगा फॉर $100 वो किस एक्सचेंज रेट में होगा, दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, वहां पे डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्पेक्यूलेशन की। देखिए अभी हम लोगों ने क्या कहा, मैंने आप लोगों को बताया कि हेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बायर या सेलर क्या करता है, अवॉइड करता है रिस्क को। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में स्पॉट रेट क्या रहने वाला है वो तो हम लोगों को नहीं पता। दैट डिपेंड्स, उस समय क्या कंडीशंस प्रिवेल करेगी, उस समय जो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस होंगी उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से स्पॉट रेट डिसाइड किया जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स। बट हेजिंग वाला क्या कर रहा था, हेजिंग वाले ने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में डील करना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि हमारी जो भी ट्रेडिंग होगी वो किस एक्सचेंज रेट में होगी। लेकिन जब हम स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं, स्पेक्यूलेटर क्या करता है, स्पेक्यूलेटर रिस्क को लेने में बिलीव करता है, ही इज अ रिस्क टेकर। अब ये क्या करेगा, इसको भी क्या करना है, इसको भी 2 महीने बाद ही क्या करना है, 2 महीने बाद ही डॉलर परचेज करना है। बट हेजिंग में क्या हुआ था, हेजिंग में एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया गया था और उस रेट पे डिपेंड कर रहा था कि हम लोग क्या पेमेंट करेंगे। ठीक है, वही रेट था। लेकिन जो स्पेक्यूलेटर है वो कहेगा कि अगर मुझे 2 महीने बाद क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज परचेज करनी है, तो मैं जो 2 महीने के बाद का जो स्पॉट रेट चल रहा होगा मैं उस रेट के ऊपर लूंगा। अब यहाँ पे वो इस रेट के ऊपर क्यों परचेज करना चाहता है, बेसिकली वो उसको लगता है कि जो 2 महीने के बाद का स्पॉट रेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन जो आज का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो उसको लगता है कि अगर वो इस स्पॉट रेट में जो 2 महीने बाद का स्पॉट रेट होगा, अगर वो उस समय डील क्रैक करेगा तो उस समय क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो उसने इस बेसिस पे सोचा कि मुझे 2 महीने बाद हो सकता है कि स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट मे बी लेस देन योर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जो आज के डेट पे 2 महीने बाद का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा है उससे स्पॉट रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक हमेशा रिस्क एसोसिएटेड है। 2 महीने बाद वो एज्यूम कर रहा है कि क्या होगा, स्पॉट रेट लेस देन होगा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से। बट समहाउ आफ्टर 2 मंथ्स ये भी तो हो सकता है कि स्पॉट रेट क्या हो, स्पॉट रेट ग्रेटर देन हो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से। अगर इस तरीके से सिचुएशन होगी तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट उसको क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो स्पेक्यूलेशन में हम यही बोलते हैं कि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, रिस्क एसोसिएटेड होता है विद द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो प्लीज रीड इट। Speculation is the act of taking a foreign exchange risk in an uncovered position in the hope of making a gain or profit। वो चाहता तो है कि उसको प्रॉफिट हो, बट somehow हम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि फ्यूचर में किस तरीके से मार्केट काम करेगी। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, हेजिंग क्या है और स्पेक्यूलेशन क्या है। आई होप अभी तक यहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे स्पेक्यूलेशन की टाइप्स की। देखिए स्पेक्यूलेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज द स्टेबिलाइजिंग स्पेक्यूलेशन एंड नंबर 2 इज द डीस्टेबिलाइजिंग स्पेक्यूलेशन। अब यहाँ पे जब हम स्टेबिलाइजिंग स्पेक्यूलेशन और डीस्टेबिलाइजिंग स्पेक्यूलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप इसको फॉरेन एक्सचेंज को आप एक करेंसी की तरह डील करें सबसे पहले और दूसरी चीज आप दिमाग में क्या लाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड। जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड हम गुड्स के लिए यूज करते हैं उसी तरीके से आप लोग फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी लॉ ऑफ डिमांड को एसोसिएट करेंगे और फिर आप स्पेक्यूलेशन को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो नंबर 1 अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलाइजिंग स्पेक्यूलेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम क्या करेंगे, हम
स्पेक्यूलेशन को पढ़ते समय इसको रिलेट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमारी कॉमोडिटी क्या है, वी हैव फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग जिस कॉमोडिटी के साथ डील कर रहे हैं दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। इस चीज में आप लोगों को क्लैरिटी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सेल एंड परचेज हो रहा है इसी फॉरेन एक्सचेंज का। अब हम पहले एज्यूम करते हैं, पहले हम परचेज वाला केस लेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी कमोडिटी कब खरीदते हैं, जब उसका प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, हम उस चीज को परचेज करेंगे, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो फॉरेन एक्सचेंज के केस में भी क्या होगा, जब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, नॉर्मली बिहेवियर क्या होना चाहिए, तब जो आपका परचेजर है वो क्या करेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा, परचेज करेगा। यही होता है। और जब अब आप लोग मुझे बताइए इसी लॉजिक से, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज परचेज बढ़ेगा या कम होगा। अब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज परचेज कम हो जाएगा और यहीं पे फॉरेन एक्सचेंज की सेल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्यों लोग बेचना स्टार्ट हो जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज को, बिकॉज उनको पता है अगर हम महंगे दामों में कोई चीज बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें ह्यूज प्रॉफिट्स मिलेंगे। जब हमें ह्यूज प्रॉफिट्स मिलेंगे तो वो बेचेंगे। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो हम इसी लॉजिक पे बात करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का परचेज है जब, कब विद डोमेस्टिक करेंसी व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल। जब मैंने आपको यहाँ पे ही समझा दिया कि जब प्राइस फॉल करेगा तब आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर रहे हैं, तब उसकी डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं। डोमेस्टिक करेंसी देकर आप लोग क्या परचेज कर रहे हैं, डॉलर परचेज कर रहे हैं। हमने रुपी देंगे हम उस समय, और हम लोग क्या करेंगे, इन रिटर्न ऑफ दैट रुपी हम लोग क्या करेंगे, हम डॉलर को परचेज करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। अब इसी साथ आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल भी हो रहा है और परचेज भी हो रहा है। विद डोमेस्टिक करेंसी, आप लोग प्लीज जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेना। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये वाला पूरा सीन आ जाना चाहिए। रफ में लिख लेना ये चीज कि प्राइस फॉल करेगा, फॉरेन एक्सचेंज परचेज होगी, ज्यादा होगी, और प्राइस राइज करेगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की परचेज कम हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट परचेज अब क्या बढ़ेगा, अब सेल बढ़ेगी। नंबर 1 क्लियर। इसी को हमने कहा स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन। लेकिन समहाउ अगर क्या हो जाए, अगर समहाउ इसके अपोजिट सिचुएशन हो जाए, प्राइस फॉल करने पे क्या हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज परचेज अगर फॉल हो जाए, और अगर प्राइस इंक्रीज करने में फॉरेन एक्सचेंज सेल अगर फॉल कर जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट स्पेकुलेशन इज नोन एज डिस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन। कि मतलब अपोजिट बिहेवियर है। यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला मैंने कि अगर प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉल कर जाएगा तो एट दैट टाइम हम लोग क्या बोलेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए था, परचेज बढ़ानी चाहिए थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर परचेज फॉल हो जाए और प्राइस बढ़ने पे क्या हो रहा था, नॉर्मली सेल जो थी, सेल क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बट अब अगर सेल कम हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे डिस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि लोग इस तरीके से काम क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन इट्स एक्सचेंज रेट फॉल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, अगर परचेज फॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल इंक्रीज हो रही है।
तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब हम डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल बढ़ रही है जब क्या हो रहा था, प्राइस फॉल कर रहा था। अब यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस और कम होने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और कम होने वाला। प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉल कर जाएगा, तो जिस एसेट की वैल्यू कल को फॉल कर जाएगी तो उस एसेट को तो हमें परचेज करना नहीं चाहिए। जैसे अभी अगर हम ऐसे समझे, $1 इस समय मिल रहा है 70 रुपीज का, लेट से जो आपका जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज होल्ड की हुई है, जिस पर्सन ने, उसको लग रहा है कि $1 का प्राइस क्या हो गया, कम हो रहा है। ठीक है, लेट से 68 रुपीज हो गया, पहले 70 था अब 68 हो गया, प्राइस फॉल किया। तो जब प्राइस फॉल किया, नॉर्मली क्या होना था, नॉर्मली जो बंदा था उसको क्या करना था, उसको परचेज बढ़ानी थी, उसको खरीदना था फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। लेकिन अब जो पर्सन है जो 68 में जिसको लेना चाहिए था वो ले नहीं रहा, इंस्टेड ऑफ लेने वो क्या कर रहा है, वो सेल करना स्टार्ट कर रहा है, वो लोगों को बेचना स्टार्ट कर रहा है। जब वो लोगों को बेच रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अपोजिट बिहेवियर है। वो क्यों बेच रहा है, उसको लग रहा है आज इसका 68 प्राइस हो गया, सम हाउ हो सकता है कल क्या हो जाए, कल 60 हो जाए, फिर $50 हो जाए। मतलब उसको ये लग रहा है $1 का रेट आस्ता आस्ता क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। और जब भी हमारे पास कोई कमोडिटी है जिसका हमें डर है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो वो तो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए कोई प्रॉफिट तो जनरेट करेगी नहीं हमें कल। क्योंकि जो चीज मैंने 70 रुपए की खरीदी थी वो मैं क्यों 60 रुपए में बेचूंगी। ठीक है, अगर 70 रुपए में मैं खरीद रही हूँ और 60 रुपए में मैं आपको सेल कर दूं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली तो मुझे ही नुकसान होने वाला है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्पेक्यूलेटर है उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि कल मेरा फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस और कम होने वाला है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आज ही बेचना चाहिए। ये उसका सिर्फ फियर है। ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा मार्केट में, उसको सिर्फ लग रहा है, क्योंकि पहले 70 था अब 68 हो गया। तो इस तरीके से उसको लग रहा है कि क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज प्राइस मार्केट के अंदर आस्ता आस्ता और कम होता जाएगा। क्लियर? और इट इज द परचेज। यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे ना, प्राइस राइज की, तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला भी लिखना है, सेल कम हो रही है, हो क्या रहा है, परचेज बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस राइज पे परचेज कम होता है, लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते, बट अब क्या हो रहा है, अब अपोजिट हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है तो परचेज भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं, इट इज द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट राइज इन द एक्सपेक्टेशन और फेयर दैट इट विल राइज मोर। कल उनको लगेगा कि कल क्या होगा, कल आज अगर 70 रुपए है, कल 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हो सकता है 68 हो 10 दिन पहले, अब 70 हुआ। तो जो आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का बायर है, उसको लग रहा है कल हो सकता है 75 हो जाए, तो महंगे में लेने से अच्छा है कल मैं क्या कर रहा हूं, मैं आज ही ले लूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा है कि अपोजिट बिहेवियर चल रहा है, जो होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा एक कॉन्ट्रेरी बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, उसको डर लग रहा है, तो इसी डर के लिए हम इसको क्या कहते हैं, जब भी डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की बात आती है, इट इज अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्पेक्यूलेटर्स विच एग्रावेट्स द प्रॉब्लम फर्दर। इसका क्या मतलब है, देखिए, जब हमने बोला कि नॉर्मली क्या हो रहा था, प्राइस फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा था तो क्या था, परचेज बढ़ रहा था, बट अब क्या हो रहा है, अब सेल बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से हमने बोला $1 70 रुपीज का मिल रहा था, अब हो गया उसका प्राइस $1 का 68 रुपीज लेट से। लेकिन समहाउ जो आपका बायर है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको लग रहा है कि इसका प्राइस और फॉल करेगा, कर नहीं रहा बट ही इज एक्सपेक्टिंग। और जब उसको लग रहा है प्राइस क्या होगा, प्राइस फर्दर फॉल करेगा, वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। जब वो सेल कर रहा है, वो लोगों को बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, सेल की वजह से सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में, सप्लाई बढ़ रही है। यहां तक क्लियर? अब आप लोग वापस से फॉरेन एक्सचेंज वाली डायग्राम में आइए।
हमने बोला पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट था दिस वन आर नॉट। जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, समहाउ सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि सेल से तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ी तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया, तो प्लीज लेक्चर के पुराने लेक्चर्स देखिए, आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। जब सप्लाई बढ़ी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उससे भी फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो एक्सपेक्टेशन था उसका, लेकिन इस सेल की वजह से क्या हुआ, इस सेल की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट या प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फर्दर क्या हुआ, फॉल कर गया। अब जब फर्दर फॉल कर रहा है तो फॉल करने पे क्या होगा, प्राइस फॉल हो रहा है, उसने देखा स्पेक्यूलेटर ने प्राइस फॉल किया, फिर वो क्या करेगा, फिर से वो सेल बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसको तो वही दिख रहा है, अभी एक्सपेक्टेशन थी पहले, अब लेकिन रियलिटी में टर्न हो रहा है। जब रियलिटी में उसको दिख रहा है कि प्राइस फॉल कर रहा है, तो अल्टीमेटली सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेल बढ़ेगी, फर्दर हमारी सप्लाई कर्व कहाँ आ जाएगी, आगे। आप लोग देखिए कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी थोड़ी लाइन टेढ़ी होंगी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर, यहां तक आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कह रहे हैं कि प्राइस जब राइज हो रहा है, प्राइस राइज पे नॉर्मली क्या होता है, परचेज कम होती है, बट डीस्टेबलाइजिंग स्पेक्यूलेटर क्या कर रहा है, परचेज बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब मैं तो ज्यादा परचेज कर नहीं पाऊंगा, महंगे में मिल रहा है आज के कंपैरिजन में, और वो ये भी सोच रहा है कि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग वापस से देखें, और परचेज बढ़ने का मतलब क्या है, परचेज मतलब बढ़ने का मतलब ये भी है कि वो क्या कर रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, हमारी डिमांड कर्व इस केस में क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट आर नॉट था, अब क्या हो गया, नाउ इट टर्न्स टू बी R1। यहां से देखिए, पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसके इस बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ी तो फर्दर ज्यादा हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे भी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हुई, रियलिटी में टर्न होगी। जब उसकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में टर्न होगी और उसने देखा सच में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से परचेज बढ़ाएगा, परचेज बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट फर्दर बढ़ता जाएगा, और दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। क्लियर हुआ, स्टेबिलाईजिंग क्या होता है और डिस्टेबिलाईजिंग क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट देखेंगे कि जब अभी हम स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन की बात करेंगे, मैंने आप लोगों को डिस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन वाला पॉइंट बताया, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा था। ठीक है, तो जैसे परचेज बढ़ा था, तो परचेज बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ा, परचेज बढ़ा। परचेज क्यों बढ़ रहा, परचेज बढ़ रहा था, तो साइमल्टेनियसली डिमांड भी बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग डिमांड कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। जब डिमांड कर रहे थे तो हम इनिशियली यहाँ पे थे R0 पे, लेकिन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ी, हम R1 पे चले गए, फर्दर बढ़ी R2 पे चले गए। तो आप लोग देखिए किस तेजी से करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, और करेंसी अगर इस तरीके से डेप्रिशिएट कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डिस्टेबिलाईज कर रही है। तो याद रखना, डिस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन को इसीलिए डिस्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्पेक्यूलेटर का बिहेवियर है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को, एक्सचेंज रेट को क्या करता है, डिस्टेबिलाईज करता है। अब अगर हम स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। नॉर्मली क्या हो रहा था, जब हम स्टेबिलाईजिंग स्पेकुलेशन की बात कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम था तब क्या था, लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कम, डिमांड बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉरेन एक्सचेंज रेट R0 था, हम लोग इज्यूम कर रहे हैं प्राइस कम लग रहा है लोगों को, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम लग रहा है, अब लोगों ने क्या किया, डिमांड बढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अगर समहाउ थोड़ी और भी डिमांड बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब लोगों को अगर लग रहा है कि प्राइस
दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट तेजी से बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ता है तो वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट सेल इंक्रीज करेंगे। जब सेल इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और हमारी सप्लाई कब जब यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट आप क्या देखेंगे, कम होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन आती भी है तो बहुत ज्यादा नहीं आती। नॉर्मली जब उनको लग रहा है प्राइस कम हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड बढ़ा रहे हैं। जब प्राइस का बढ़ रहा है तो वो सेल बढ़ा रहे हैं, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। So that's why it is known as stabilizing speculation and this case is known as destabilizing speculation. Am I clear? अब हम लोग देखेंगे 2013 वाला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूं, तो प्लीज नोट डाउन दैट डेफिनेशन। स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी is a situation where investors massively sell a particular country's currency in anticipation of its value decreasing लिखा आप लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे यूएस डॉलर और रुपी की एग्जांपल लेके, ठीक है, तो मैं डायग्राम बना दूं। वी हैव डिमांड एंड सप्लाई कर्व। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका स्पेक्युलेटर है, उसको क्या लग रहा है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज डिक्रीजिंग। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे केस में क्या है, वैल्यू ऑफ रुपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ रुपी फॉल कर रहा है तो इसका मतलब रुपी क्या हो रहा है, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, यही होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सचेंज रेट R0 से क्या हो गया, R1। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब R0 से R1 एक्सचेंज रेट हो रहा है, ठीक है, या वैल्यू ऑफ द करेंसी डिक्रीज कर रही है, वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीज कर रही है, तो एट दैट टाइम जो आपका स्पेक्युलेटर है वो क्या करेगा, वो रुपी को बेचना स्टार्ट कर देगा, रुपी की सेल बढ़ जाएगी। जब रुपी की सेल बढ़ रही है, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, रुपी एंड डॉलर का। तो रुपी की सेल अगर बढ़ रही है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ परचेज ऑफ डॉलर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, रुपी की सेल बढ़ने का मतलब यही है कि मुझे इन रिटर्न क्या लेना है, मैं इन रिटर्न क्या कर रही हूँ, रुपी बेचना स्टार्ट कर रही हूँ और डॉलर को खरीदना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलूं डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज कर रहा है तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, याद करो, ये डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन के साथ आपको रिलेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पर्सन को लग रहा है कि वैल्यू ऑफ रुपी फॉल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो डॉलर की डिमांड करना स्टार्ट कर रहा है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, या पहले हम आए R0 से R1 में, फर्दर डॉलर की डिमांड बढ़ी क्योंकि रुपी की सेल और बढ़ गई, क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ के R1 से कहाँ हो गया, R2 में। तो यहाँ पे क्या है, ये इकोनॉमी के लिए क्या है, एक डिस्टेबलाइज कर रहा है इकोनॉमी को। तो काइंड ऑफ हम यही कह सकते हैं, आप लोग ये इस तरीके से भी इसको डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ रुपी फॉल किया। वैल्यू ऑफ रुपी का फॉल करने का मतलब क्या है, रुपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। जब हम बोल रहे हैं रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो हमने क्या बोला, रुपी की सेल क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। जब हमने बोला रुपी की सेल इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आप लोग खरीद क्या रहे हो, बेचा तो आपने रुपी बट परचेज किया आपने डॉलर। जब डॉलर परचेज किया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांड फॉर डॉलर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां तक समझ आया? जब डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज किया तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करती गई, पहले डी थी, फिर डी से D1 हो गई, D1 से D2 हो गई। जब डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज करी तो उसके बाद क्या हो रहा है,
रुपी जो है वो फर्दर डेप्रिशिएट करता जाएगा। फर्दर डेप्रिशिएट मतलब फर्दर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी। जब फर्दर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग सेल ऑफ रुपी फर्दर बढ़ा देंगे। जब लोग सेल ऑफ रुपी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा इनस्टेबल सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो दिस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन करेंसी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला, वैल्यू ऑफ रुपी फॉल किया तो याद रखना दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन मत लिख देना इसको। क्लियर। अब अगर आपसे कभी कोई एग्जाम में इंपैक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव अटैक में क्वेश्चन पूछे तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या क्या होते हैं। नंबर 1 हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा करेंसी, जो करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही है वो अल्टीमेटली क्या होती है, वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक जगह होके रुक नहीं रहा, बार बार डेप्रिसिएशन, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है। जब आप लोगों को लग रहा है, जब लोग देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि इस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस रहेगा उस करेंसी पे, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा उस करेंसी पे। तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट करेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को। तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे अपने बेसिस पे, या तो आप लोग सेल्वेटोर पढ़े इस टॉपिक के लिए अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं, और आई सजेस्ट कि आप लोग बुक पढ़ा करें, क्योंकि कोई फर्दर डाउट आप लोगों को अराइज होता है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और या आप लोग क्या करेंगे, एजी मैन्योर पढ़ेंगे। जो भी बुक है आप लोगों के पास आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आप लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली क्लासेस जितनी भी पढ़ी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे जितनी डायग्राम्स आई हैं आप लोग वो बनाएं और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें। प्लीज शेयर इट ऑन टेलीग्राम, ताकि आप लोगों की एक तो अब एग्जाम भी आने वाला है, एक तो आप लोगों की सीरियसनेस भी रिफ्लेक्ट करे कि क्या इन कोर्सेज से आप लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।